टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। हमारी से आएगी ना, तू उधर चला ठीक है। जिट आप जब सीए फाइनल में आओगे दोस्तों, आप सीए फाइनल में आके एक सब्जेक्ट है ग्रुप 2 का पहला सब्जेक्ट जो यहां का कॉस्ट है उसका बड़ा भाई फाइनल में है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसमें एक एरिया पढ़ोगे जिसका नाम है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। और आज के मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा सामान अपने पास स्टोर नहीं करना चाहिए। डोंट स्टोर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम अगर आप डीप जाने को बोलोगे तो मैं लेके जाऊंगा थोड़ा सा, नहीं तो ऊपर ऊपर से बता देता हूं। सीधा मतलब जितना जरूरी है उतना बताता हूं। कितने लोग कहते हैं जितना जरूरी है उतना बताओ? गुड। कितने लोग कहते हैं? इसमें भी आपने जिट पढ़ना है। वहां जिट परचेजेस जिट प्रोडक्शन सिस्टम दोनों पढ़ना है आपने। जिट परचेजेस और जिट प्रोडक्शन सिस्टम, आपको पता है ये सिस्टम जस्ट इन टाइम सिस्टम इंट्रोड्यूस किस कंट्री में हुआ सबसे पहले? जापान। आपको पता है जापान के पास लैंड बहुत कम है। जापानीज लोग ने जो ये वर्ल्ड वॉर 2 हुई आपने सुना, फिर उसके बाद हिरोशिमा नागासाकी का केस हुआ, आप लोगों को पता है व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। वहां पर्ल हार्बर हुआ यूएस में, इफ यू आर अवेयर ऑफ। उन्होंने उनके प्लेन उड़ाए, इन्होंने वहां जाके बम फोड़ दिया, न्यूक्लियर बम, और जनरेशंस की जनरेशंस तबाह हो गई, लोग मर गए, और फ्यूचर जनरेशंस जो है ऑल अपाहिज हो गई, एंड सो ऑन एंड दैट इज द बैड थिंग इन वॉर। वॉर is also just like business, and it is a bad business. It is a shitty business. Terrorism, war, all are shitty business. Let's not go into that. Guys, what happened was, World War 2 के just बाद जापान के लीडर्स ने अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, हमें नहीं लड़ना। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर स्टेट्स, दे आर यूनाइटेड एज वन। जब आप इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस, एफएम इको का इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस का जो सेकंड ग्रुप का चैप्टर, मतलब वहां पे आप जब इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस में आओगे, वहां पर आप करेंसीज के बारे में भी, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में भी समझोगे। वहां पर मैं आपको यह भी बताता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना कैसे, और उन्होंने उन स्टेट्स ने मिलकर एक ही करेंसी को एक्सेप्ट किया, जो कि आज की डेट में आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डॉलर के नाम से जानते हो। They were all states, they were all colonies of British. ब्रिटिश की कॉलोनीज थी किसी जमाने में, वो यूनाइट हो गई, एंड these states today is known as United States of America. Not going into that, USA became a superpower after the First World War. वो बहुत पावरफुल होने लगा, एंड अल्टीमेटली ब्रिटेन के साथ उनकी अलायंस हो गई। पहले उनके नीचे काम करते थे, जैसे अब आज हम भी जो है यूके के साथ, भाई अलायंस या झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है, जो हुआ भी पास में, भाई अब फ्यूचर में उसको ग्रज को लेकर रखें, कोई फायदा नहीं है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। जापानीज लीडर्स ने जाके हथियार डाल दिए कि हमें नहीं लड़ना, आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप कर लो। एंड कैन यू बिलीव इट, यूएसए ने कहा आपकी अपनी आर्मी नहीं होगी, की अपनी आर्मी नहीं होगी। अब वहां पे मैक्सिमम लोग सोल्जर्स, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। जापानीज पीपल, इफ यू आर अवेयर ऑफ, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। उनके हिसाब से अगर 9 बजे की मीटिंग है, मींस 9 बज के 1 मिनट नहीं बोल रहा, 1 सेकंड नहीं होना चाहिए। एंड दे रिस्पेक्ट देयर टाइम एंड अदर्स टाइम। आई नो अ पर्सन who came 30 seconds late into a business meeting where Japanese people were to meet him. 30 seconds late, and the Japanese people, they went out after 15 seconds. इन्हें तो टाइम की कदर नहीं है, हमारे टाइम की कदर नहीं है, हम इनके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। बोलते I just came, you are just moving out, let's go, let's just discuss. No, you don't value time, sorry. तो जो जापानीज लोग हैं, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 भी किस लिए की थी? दे नीडेड लैंड। उन्हें और लैंड चाहिए था, उनके पास पॉपुलेशन जो थी अच्छी थी, उनके पास दे हैड वहां वॉरियर्स ही वॉरियर्स थे। वहां पर जो है दे हैड सो मच ऑफ आर्मी एंड सो ऑन। अब ये जितने भी आर्मी वाले बनने, उनको कह दिया आर्मी मत करो, तो उन्होंने क्या किया, ये सारे के सारे बिजनेस, अल्टीमेटली ये सारे के सारे बिजनेस लीडर्स बन गए। और आज की डेट में यही कल्चर, जो आर्मी कल्चर था, वही कल्चर जापानीज लोगों ने अपने बिजनेस में लगा दिया कि अनुशासन होना चाहिए। यू नीड
respect time and they did not have place. जापान में जो लोग जाते हैं बड़े बड़े होटल में छोटा सा कमरा बड़ा महंगा मिलेगा, वहां रादर जो है मतलब समथिंग मान के चलो 6x6 के मतलब वो मिलते हैं जो कि किराए पे मिलते हैं, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, जहां लोग जाके इफ यू हैव टू स्लीप यू कैन गो एंड स्लीप ओवर देयर, वहां टीवी उस 6x6 में, आई डोंट रिमेंबर व्हाट दे कॉल इट, देयर आर पीपल लाइक, देयर आर प्लेसेस लाइक दैट आल्सो, नहीं नॉट डॉर्मेटरी, दैट इज कॉल्ड समथिंग एल्स, आई डोंट रिमेंबर द नेम. खैर मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूं. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड वाज Japanese people had this problem that they did not have land. And मजे की बात क्या है, अब मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में यही चीज समझोगे कि बिजनेस जो है में हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं. देयर आर मेनी एक्टिविटीज व्हिच वी आर डूइंग एंड देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज व्हिच आर वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, वैल्यू एडिंग, एंड देयर आर कैप्सूल्स. योर फ्रेंड इज सेइंग कैप्सूल्स. यस, इट इज कॉल्ड कैप्सूल्स, जो प्लेस जहां पे आप रुकते हैं. नाउ value adding activities and non value added activities, non value adding activities. Guys, सुनो मेरी बात. Japanese people, they said storage of inventory is a non value added activity. दारू की बात अलग है, दारू को एज करते हैं, आपको पता है ना, शराब जो है उसको एज किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, उससे उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसमें नशा बढ़ता है, उसका टेस्ट और बेटर होता है. जो लोग भी शराब के बारे में जानते हैं यहाँ पर यस 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 कह रहे हैं, क्या पता टेस्ट भी की और नहीं करनी चाहिए थी. अभी 25 इयर्स की एज है ड्रिंकिंग की, अगर आपको पता हो अभी प्रेजेंटली. बट सरकार में, दिल्ली सरकार जैसे अब बात कर रही है कि 21 में करना था ना, वोट डाल लेते हैं 21 में, तो क्या शराब कर क्यों. और वैसे ही आप होटल रेस्टोरेंट्स में जानते हो तो हार्डली कोई आप. सो गाइस, नहीं मैंने खरीदी, मुझे बताया. तो बड़ी सिंपल सी बात है, दे नेवर आस्क यू योर एज और एनीथिंग. और बच्चे ने भी खरीदी हुई है, किड ने भी खरीदी हुई है, तो छोड़ दो इसको, सब बेकार है. यहाँ पे लॉज बना दिए जाते हैं, बहुत सारे लॉज जो फॉलो नहीं होते. नॉट गोइंग इनटू दैट. सो व्हाट हैपेंड वाज, इन्होंने कहा, जापानीज लोगों ने कहा, यार स्टोरिंग द इन्वेंटरी इज अ नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी. एलिमिनेट इट, रिड्यूस इट. जितना कम से कम स्टोर करोगे, क्योंकि आप कंपोनेंट्स जैसे ये मेजर जो है ना, ये सिस्टम जो जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम है, ये शुरू किसने किया था? टोयोटा कंपनी ने. टोयोटा कंपनी आज की डेट में वर्ल्ड ओवर टोयोटा कंपनी की क्वालिटी को दुनिया जानती है और मानती है. आई पर्सनली एट माई होम हैव 2 कार्स ऑफ टोयोटा एंड टोयोटा में फैक्चुअली प्रॉब्लम्स बहुत ही कम आती हैं. दे आर वेरी क्वालिटी कॉन्शियस. आप फाइनल में आके कई सारी चीजें इनके रिलेशन में, टोयोटा कंपनी का फाइनल में कई जगहों पर नाम, उनकी केस स्टडी भी आप देखोगे फाइनल में. मुद्दे की बात पे आते हैं अब यहाँ पे, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम. अब आपके लेवल पे आता हूँ, थोड़ा सा डीप बताया कि कहां से ओरिजिनेट हुआ, जापान से, और मेजर ऑटोमोबाइल असेंबली कंपनीज, और उसमें भी मेजर एक कंपनी दैट इज टोयोटा ने बहुत सारी चीजें, आपकी फाइनल का काफी सिलेबस उन्होंने बढ़ाया है, और बहुत सारी कॉस्ट रिडक्शन. यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन. अब इन्वेंटरी आप अपने पास कैरी करते हो, उसकी कैरिंग कॉस्ट खर्च होती है. आपने सोचो टायर रख लिए अपने पास, बैटरी रख ली, लाइट रख ली, क्या उससे कार की वैल्यू बढ़ेगी? नहीं, रादर आपकी कॉस्ट खर्च होगी. तो जो हमारे देश में टाटा नैनो का जो प्रोजेक्ट था, दैट वाज टेकिंग इनटू कंसीडरेशन. पीपल्स कार बनाएंगे रतन टाटा. उन्होंने क्या सोचा था इसके बारे में? यही चीज सोची थी कि हम जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम फॉलो करेंगे. कस्टमर से ऑर्डर आएगा, सुनना मेरी बात, जस्ट इन टाइम परचेजेस में होता क्या है, सुनो. कस्टमर्स ऑर्डर करता है प्रोडक्ट, पहले यहां से ये मतलब ये सेकंड स्टेज से शुरू हो रहा है. यहां पे कस्टमर ऑर्डर करता है प्रोडक्ट के लिए. मैं अपनी तरफ से यहां पे चार्ट, कस्टमर जो है दोस्तों ऑर्डर करता है, फिनिश गुड चाहिए भी मेरे को. जो ये फैक्ट्री है, ये नहीं है कि स्टोर रूम में सामान बिल्कुल नहीं रखते, ये रखते बहुत ही कम. देखिए वेरी लेस क्वांटिटी. मैं एग्जांपल देता हूं, ये मांग रहे 500 यूनिट्स. कस्टमर का ऑर्डर आया, भाई मेरे को 500 यूनिट्स दे दो. इनके स्टोर रूम में ये नहीं है बिल्कुल सामान नहीं है, इनके स्टोर रूम में मात्र 100 यूनिट्स है. ये 100 यूनिट्स यहां से लेते हैं, प्रोडक्शन शुरू करते हैं,
देखो ऐसा जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम जैसी चीज और मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट ये ज्यादा पॉसिबल तब हो पाया जब कंप्यूटराइजेशन हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, आईटी आने के बाद ये चीजें आसानी से हो पा रही है। मैनुअल कामों में ये चीजें नहीं हो सकती। अब सुनना मेरी बात, मैं आपको प्रैक्टिकल हमारा भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमने भी एक छोटा सा अपना एक फॉर्मूला बना रखा है। मेरी बुक्स होती हैं अलग अलग साइज की होती हैं, पॉकेट बुक छोटे साइज की है, एक कॉस्ट की बुक है वो अलग साइज की है, एफएम की बुक है वो अलग साइज की है, थोड़ा थोड़ा मैंने साइज डिफरेंसेस रखे हैं। और उनके लिए कागज कितनी मेजरमेंट का लगता है, देखो मैं पूरी जॉब कॉस्टिंग में खुद अपने यहाँ पे पेपर मैं खरीदता हूँ, मैं पेपर खरीदता हूँ और प्रिंटिंग अलग से कराता हूँ। मैं प्रिंटिंग जॉब के पैसे देता हूँ, प्रिंटिंग जॉब, और मैं पूरा उनसे प्राइस लेता हूँ। प्रिंटिंग के कितने पैसे लोगे, बाइंडिंग के कितने पैसे लोगे, लेमिनेशन के कितने पैसे लोगे, एंड सो ऑन एंड ऑन, वो मेरे को पूरा देते हैं। मैं उनसे चाहूं तो पर बुक भी ले सकता हूं, बट पर बुक मुझे पता है अगर मैं उन्हें कागज खरीदने को बोलूंगा ना, सुनो मेरी बात, जो कागज मुझे 100 रुपए का पड़ रहा है वो तो हर एक चीज में मार्जिन रखेगा सामने वाला बंदा। मैं 100 रुपए का अगर कागज खरीदता हूं, वो 100 की जगह मुझे 105 का लगाते हैं, 110 का लगाते हैं। अगर वो खुद खरीदते हैं तो वो कहते हैं मेरे पैसे लगे हैं, मेरे को नहीं खरीदवाना तुमसे, मैं कागज भिजवा रहा हूं, मैं कागज भिजवा रहा हूं। सिंपल, सीधा डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रखी है। पहले सीधा मैन्युफैक्चरर से पूछा, उसने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर का बता दिया, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से हम सीधा कागज अपने यहां नहीं मंगवाते, सीधा फोन करते हैं, मेल करते हैं ऑर्डर को, कागज सीधा प्रिंटर के पास पहुंचता है। तो इट गिव्स मी लेसर कॉस्ट। नौ मुद्दे की बात पे आते हैं। इनके पास स्टोर रूम में सामान है बहुत ही कम, 100 यूनिट्स है। होगा क्या, कस्टमर का ऑर्डर आया, इनके कंप्यूटर में फीड किया, जैसे मैं अपना बुक का बता रहा था, मुझे कितनी किताबें छपवानी है, लेट्स से मुझे 4000 किताबें छपवानी है, कितने नंबर ऑफ पेजेस मेंशन करेंगे, साइज ऑफ पेपर मेंशन करेंगे कि ये साइज ऑफ पेपर है, और ये ऑटोमेटिकली वो मेरे को ये बता देगा कि मुझे कितने रिम्स पेपर मंगाना चाहिए। हमने तो स्टिल इसमें मैनुअल इंटरवेंशन है, यहां स्टिल मैनुअल इंटरवेंशन है कि हम फीड कर रहे हैं डेटा। वहां तो क्या है, 500 यूनिट्स फीड किया, उसमें प्री फीड है सब कुछ। हमने भी वैसे ऑब्वियसली फॉर्मूला बना के प्री फीड किया हुआ है कि हमें आज इतने पेजेस, जैसे अब यहां तो उनका प्री फीड है, अच्छा जी ये चीज है 500 यूनिट चाहिए, उसके लिए ऑटोमेटिकली इनके कितनी यूनिट्स रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, और बिल ऑफ मटेरियल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है कि भाई मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट या बिल ऑफ मटेरियल की ये आइटम चाहिए होगी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और हाथों हाथ इन 500 यूनिट्स के लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए वो हाथों हाथ यहां से ऑर्डर आते ही हमारे परचेज जैसे डिपार्टमेंट होता है ना हमारा, हमारा सीधा का सीधा हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लेट्स से परचेज डिपार्टमेंट, अगर आपने बीच में वर्ड यूज करना है तो परचेज डिपार्टमेंट के पास ऑटोमेटिकली, वैसे परचेज डिपार्टमेंट होने की भी जरूरत नहीं है, जब सब कुछ कंप्यूटराइजेशन है तो बहुत सारी चीजें स्किप कर सकते हैं, तो यहां से ऑटोमेटिकली हमारे सप्लायर के पास 500 यूनिट्स के लिए ऑर्डर, रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस हो जाता है, ऑर्डर प्लेस हो जाता है हाथों हाथ। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए हमें अपने सप्लायर से लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, उनके साथ वील हैव टू हैव क्लोज रिलेशनशिप। सर क्या मतलब, मैं क्या बोल रहा हूं, जस्ट इन टाइम परचेजेस में क्या होता है दोस्तों, जस्ट इन टाइम परचेजेस में परचेज ऑफ गुड्स मटेरियल जस्ट द डिलीवरी इमीडिएटली प्रीसीड्स देयर यूज, इस्तेमाल से जस्ट पहले मटेरियल खरीद रहे हैं, यहां कस्टमर से ऑर्डर आया तब सामान खरीद रहे हैं, एंड दिस विल इंश्योर स्टॉक्स आर एज लो एज पॉसिबल। मैंने ये नहीं कहा कि स्टॉक जीरो है, 100 मेरे पास पड़ा है, अब ये 100 जो मेरे पास पड़ा है होगा क्या, सप्लायर से 500 यूनिट्स का सामान आएगा, 100 यूनिट्स यहां चला जाएगा स्टोर रूम में और 400 सीधा फैक्ट्री में चला जाएगा। यहां से 500 आया, 100 स्टोर रूम में वापस रख दिया, तो हुआ क्या, ये ताजा ताजा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स कितनी अच्छी होगी। लेकिन ये चीज इंप्लीमेंट करने के लिए जिट परचेजिंग इज इंप्लीमेंटेड बाय डेवलपिंग क्लोजर रिलेशनशिप विद द सप्लायर। सर जी क्लोजर रिलेशनशिप विद सप्लायर मतलब रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा सप्लायर के साथ, क्या मतलब क्लोजर रिलेशनशिप मतलब कैंडल लाइट डिनर, सप्लायर के साथ डेट मारनी पड़ेगी। अब क्लोजर रिलेशनशिप डज नॉट मीन पर्सनल रिलेशन, अग्रीमेंट करने हैं। क्या अग्रीमेंट कर रहे हैं कि सप्लायर मैं तुझे एवरीडे ऑर्डर दूंगा, एवरीडे स्मॉल क्वांटिटी का ऑर्डर दूंगा, और तुम्हें मुझे वो एवरीडे स्मॉल क्वांटिटी का ऑर्डर तुम्हें फुलफिल करना होगा।
मैं अपने पास स्टोर रूम सेपरेटली मैं बहुत ज्यादा स्टोर नहीं कर रहा इन्वेंट्री, तो उससे क्या होगा, मेरी कैरिंग कॉस्ट रिड्यूस होगी, मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस होगी, मेरी स्टोरेज कॉस्ट रिड्यूस होगी, मेरा जो स्टोर रूम में सामान पड़ा होता था उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट रिड्यूस होगी, मेरी स्पॉइलेज ब्रेकेज इन द स्टोर रूम कॉस्ट रिड्यूस होगी, मेरी हैंडलिंग ऑफ इन्वेंट्री इन द स्टोर रूम की कॉस्ट रिड्यूस होगी। छोटी छोटी क्वांटिटी रेगुलर बेसिस पे हम अपने सप्लायर से मंगाते रहेंगे, छोटी छोटी क्वांटिटी हमारे पास हमारे सप्लायर से रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी। ऑलमोस्ट एवरी डे हमारे पास ऑर्डर आएगा, ऑलमोस्ट एवरी डे, एंड द सप्लाई ऑफ मटेरियल आएगा जस्ट बिफोर इट्स यूज। ये आया 500, 400 अभी यूज हो गया, कल जो ऑर्डर आएगा कस्टमर से, कल ये 100 फिर से यूज हो जाएगा, कल फिर से नया ऑर्डर हम लोग प्लेस करेंगे सप्लायर के पास। और इस केस में अगर आप समझ and supplier can work together cooperatively. Very small quantities are ordered. Just in time purchasing arrangement में supplier more frequent deliveries देता है, almost every day delivery देता है। रोज मैं सामान दूंगा, number of deliveries every day I'll give you once delivery, ऐसा हो जाता है। Small quantity, छोटी छोटी quantities हमारे पास आएंगी, that each delivery is just sufficient to meet immediate production requirements। जो हमारी ये production requirement जो हमारे पास customer से order आया था, just इसी के लिए सामान मंगवाया है। कल फिर से देखेंगे, कल अगले दिन लेट्स से 400 यूनिट्स का आया तो 400 यूनिट्स का सामान मंगवा लेंगे, 400 यूनिट्स का सामान मंगवाएंगे, यहां से 100 यूनिट से काम शुरू किया, इतने तक कि ये काम शुरू हो गया, चालू हो गया काम, यहां ये काम चालू हो गया, वहां हमने 400 यूनिट्स का ऑर्डर दिया, इतने में इसको खत्म कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं ये 100 यूनिट से, इतनी देर में 2-3 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास वो 400 यूनिट्स का सामान आ जाता है। सप्लायर्स, आपको अगर मैं टाटा नैनो का प्रोजेक्ट बताऊं, यही सीन था सारा, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम था। उन्होंने क्या बोला था, मैं 1 लाख की गाड़ी दूंगा, 1 लाख की गाड़ी दूंगा, कस्टमर आप मुझे 70,000 रुपए एडवांस दोगे, उसमें उनकी पूरी कॉस्ट रिकवर हो गई थी। 70,000 में उनकी पूरी कॉस्ट रिकवर्ड, सारी के सारी 70,000 आएगा। और टाटा नैनो पहले वेस्ट बंगाल में सिंगूर जगह है, वहां पर लग रहा था इसका प्लांट, और वहां पे फिर दीदी ममता दीदी के साथ कुछ पंगा हो गया था, फार्मर्स का लैंड एक्विजिशन हो रहा था, ममता दीदी ने कहा नहीं करने देंगे, एंड देन अल्टीमेटली टाटा हैड टू मूव आउट फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात, एंड ही मूव टू गुजरात, एंड वहां पे उन्होंने टाटा नैनो का प्रोजेक्ट लगाया। वो बात अलग है कि वो टाटा नैनो का प्रोजेक्ट कस्टमर ने ही प्रेफर नहीं किया, गड़बड़ ये हो गई, एक्सपेक्टेशन थी उनकी कि कस्टमर खरीदेंगे धड़ल्ले से, उनका आइडिया यही था कि लोग स्कूटर खरीदते हैं 40-50 हजार रुपए का, तो स्कूटर खरीद लेते हैं, 2 की जगह 4 पहिए लो ना, 1 लाख रुपए की ले लो। और 4 लोग उन्होंने टाटा नैनो की जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी। वो प्रेजेंटेशन पीपीटी प्रेजेंटेशन में क्या था, एक बच्चा स्कूटर में आगे खड़ा हुआ है, बंदा स्कूटर चला रहा है, पीछे लेडी बैठी है और एक बच्चे को पकड़ा हुआ है, तो 4 लोग एक फैमिली, ही सैटेड मिडिल क्लास पीपल स्कूटर पे ट्रेवल करते हैं, ये उनके हालात देखते हैं कितना डेंजरस है। हम यहाँ पे बंदों को कवर करके रखेंगे, लोग बाइक पे स्कूटर पे ट्रेवल करते हैं, 50,000 60,000 70,000 तक की बाइक ले लेते हैं, और स्कूटर्स भी जो 50,000 के आसपास, हम 1 लाख में आपको गाड़ी देंगे, विल गिव यू द कार फॉर 1 लाख। और उसकी ब्रांड को अपने आप ही लोगों ने उसको एडवर्टाइज, लाख रुपए की गाड़ी, लाख रुपए की गाड़ी, लाख रुपए, फिर लोगों ने उसको ट्विस्ट करना शुरू किया, लाख की गाड़ी है इसका मतलब क्या है, क्वालिटी खराब होगी, लाख की गाड़ी है मतलब क्या है, क्वालिटी खराब होगी। और फर्स्ट ईयर इटसेल्फ में, रादर कपल ऑफ मंथ्स के अंदर ही उनकी टाटा नैनो की 2 गाड़ी में आग लग गई, बंदे के साथ नहीं, बस आग लग गई, और वो आग लग गई एंड ऑटोमेटिकली इट इज नॉट सेफ का टैग लग गया, एंड अल्टीमेटली टाटा नैनो का प्रोजेक्ट इस चक्कर में, क्योंकि डिमांड नहीं हुई, ही हैड मेड दिस प्लान कि 5 लाख कार्स इन अ ईयर बना सकते हैं। 5 लाख कार्स इन अ ईयर इज अ बिग डील, 5 लाख कार्स इनटू 1 लाख, सोचो क्या थॉट था, क्या प्रोजेक्ट था, क्योंकि उन्होंने 2 व्हीलर्स को स्टडी किया था कि कितने सारे 2 व्हीलर्स बिकते हैं साल भर में, लोग अगर उससे 2 व्हीलर से इधर मूव कर जाएं। आप लोगों ने मारुति 800 सुना होगा, जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था टाटा नैनो के बारे में, और टाटा नैनो का 600 सीसी का इंजन लगाया था उन्होंने, मारुति 800 में 800 सीसी, ये 600 सीसी, और उसकी माइलेज अराउंड 22 किलोमीटर्स पर लीटर, दैट वाज अ गुड माइलेज, छोटी गाड़ी, वेरी नाइस, बट देन अनसेफ का टैग लग गया एक बार, ओ जी अनसेफ है, एंड देन दैट प्रोजेक्ट वेंट डाउन द ड्रेन। नाउ लेट्स नॉट गो इनटू दैट, वापस आते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूं, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम क्या कहता है, आप छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदो, सप्लायर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखो, लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन करो, उनको उनसे पहले से फिक्स करके रख लो, भैया मैं छोटी छोटी क्वांटिटी मंगाऊंगा, प्राइस पहले से फिक्स करके रख लें, रोज सामान मंगवाऊंगा, ये
मेरे को कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, रोज सामान मंगवाऊंगा और जल्दी से जल्दी मुझे देगा सामान. You have to promise me, you have to give me in writing that you will give me my goods very early, very quickly. तुम्हें जल्दी से मुझे ये सामान जो है देना पड़ेगा, छोटी छोटी क्वांटिटी. एंड इससे इम्पैक्ट क्या होगा? व्हाट विल बी दी सेविंग्स ऑन अकाउंट ऑफ जिट परचेजेस? इफ एनीबडी आस्क्स यू व्हाट आर दी बेनिफिट्स और सेविंग्स ऑन अकाउंट ऑफ जिट परचेजेस, तो क्या होता है? हम लोग कहते हैं बेनिफिट्स में नंबर एक बेनिफिट क्या होता है? हमारी स्टोरेज स्पेस कम लगती है. स्टोरेज स्पेस कम लगती है, स्टोर रूम का रेंट कम जाएगा. ब्रेकेज, नॉर्मल स्पॉइलेज, ऑब्सोलेसेंस, जो स्टोर रूम में सामान पड़ा होता है उसका बहुत ही हार्डली नेग्लिजिबल, बहुत ही छोटा कम होगा. हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी क्योंकि हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कम होगी. हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी. हमारी जो इन्वेंट्री है अगर हम लोग अपने पास कम रख रहे हैं, हम ताजा रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ताजा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने से इंपैक्ट क्या होगा? हमारे फिनिश गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी. प्रैक्टिकली इट इज सो. अगर हम ताजा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, सोचो, इमेजिन करो, आप में से कई लोग मछली खाते हो गए. हटाना यार, आप लोगों में से कितने लोगों ने आज तक यहां पर की फिशेस सामने सामने तैर रही हैं और आप वहां पे चुनते हो कि हाँ भैया ये वाली फिश निकाल. वो आपके सामने कुक जो है फिश निकालता है, आपके सामने फिश निकालता है और आप ही के सामने पकाता है और आप ही के साथ में पका के आपको सर्व कर देता है ताजा ताजा फिश बनाई. और वो इतनी ताजा होती है कि जिस टाइम पे आप उसको खा रहे होते हैं उस टाइम पे भी वो हिल रही होती है. प्लीज डोंट ट्राई दिस. दीज एक्शंस आर डन बाय सम कार्टून आर्टिस्ट. प्लीज डोंट ट्राई टू रेप्लिकेट देम. मुद्दे की बात पे आते हैं दोस्तों. मैं आपको एक बात बता दूं क्लियरली, सुन लो मेरी बात. लिसन, डू नॉट टॉक. ऐसा है, अगर हम ताजा रॉ मटेरियल लेंगे, फ्रेश रॉ मटेरियल लेंगे, तो होगा क्या? फ्रेश रॉ मटेरियल लेने से हमारे फिनिश गुड्स की क्वालिटी भी सुपीरियर होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी. ताजा रॉ मटेरियल, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम में क्या है? ताजा रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं. बिल्कुल अभी अभी स्टोर रूम में भी कौन सा सामान है जो कल आया था, कल शाम, कल दोपहर में आया था, आज सुबह फिर लग गया. तो पुराना रॉ मटेरियल तो है नहीं बहुत ज्यादा कि हाँ जी महीनों महीनों से पड़ा हुआ है ना. रेगुलर बेसिस पे हम लोग रोज रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं. तो हो क्या रहा है? फिनिश गुड्स की क्वालिटी ज्यादा होगी. फिनिश गुड्स की क्वालिटी जब ज्यादा होती है तो हम सेलिंग प्राइस भी तो ज्यादा चार्ज कर सकते हैं ना ऐसे गुड्स का. बड़ी सिंपल सी बात है. आप खुद सोचो, आप में से जो लोग भी फिश खाते हो, अगर आपको ये पता हो कि जो फिश का पकौड़ा आप खा रहे हो या फिश करी आप खा रहे हो, वो फिश मरी थी 3 महीने पहले, और आपको ये पता हो कि अभी 3 घंटे पहले मारी है आप ही के लिए, या 30 मिनट पहले मारी है आपके सामने निकाल के, ले ये खाइयो, वॉट छोड़ो. नहीं भैया तो आपकी अपनी मर्जी है यार, खाना ना खाना. मैं एक बात बता दूं सिंपल, आई डोंट ईट. लाओ यार, क्या क्या फायदे हो रहे हैं? बेनिफिट्स ऑन अकाउंट ऑफ जिट परचेजेस. एक, फैक्ट्री स्पेस बचेगी. फैक्ट्री स्पेस बचेगी तो हमारे स्टोरेज का रेंट बचेगा. दूसरा, हमारी इन्वेंट्री एंड रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस कम होगी, जिसकी वजह से हमारी ब्रेकेज कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट स्टोर रूम में जो है वो कम हो जाएगी. हमारे जिट परचेजेस से हमारे स्टॉक आउट नहीं होगा. आप लोग अभी मेरे साथ एक टर्म पढ़ेंगे, स्टॉक आउट. एक्चुअली क्या, जिट परचेज में हम अपने सप्लायर से एग्रीमेंट करते हैं, तो हम रोज हमें सामान मंगवाएंगे, आपको रोज हमें छोटी छोटी क्वांटिटी भेजनी पड़ेगी. तो रोज हमारे पास क्वांटिटी आएगी, तो कभी हमारे पास स्टॉक आउट नहीं होगा. जो अभी तक हम लोग सिस्टम फॉलो करते हैं, रीऑर्डर लेवल पे रीऑर्डर क्वांटिटी मंगाते हैं, जो अभी तक सिस्टम फॉलो करते हैं, उसमें स्टॉक आउट हो सकता है. अगर आपने एडिक्वेट सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा तो उसमें स्टॉक आउट हो सकता है, शॉर्टेज हो सकती है. यहाँ स्टॉक आउट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपके पास रोज सामान आ रहा है. आपके पास कस्टमर आएगा, आपसे बोलेगा सामान है, हाँ जी बस अभी मंगवा रहे हैं, अभी आ जाएगा. टाटा नैनो का भी क्या कॉन्सेप्ट था? उनका जो असेंबली प्लांट था उसी के बाजू में, यहाँ टायर बनेगा, यहाँ लाइटें बनेंगी, यहाँ बैटरी बनेगी, यहाँ जो है सीट कवर्स बनेंगे, यहाँ सीट बनेगी, यहाँ जो है बॉडी बनेगी, एंड सो ऑन एंड ऑन. सब कुछ एंजिलरी यूनिट साथ साथ में. यहाँ कस्टमर से ऑर्डर आया, यहाँ उन्होंने एंजिलरी यूनिट्स को फर्दर ऑर्डर दिया. और एक बात बता दूं, हेलो, टुडे मेनी ऑफ द कंपनीज इन इंडिया आर स्टिल फॉलोइंग जिट परचेजेस इन मेनी थिंग्स, नॉट इन ऑल थिंग्स. दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट, बट एकदम से चीजें नहीं बदलती. जापान में उन्होंने ये चीजें बिल्कुल बदल दी. दे हैव वेरी लेस स्टॉक. व्हाई? उनका स्टोरेज स्पेसेस ही नहीं है. एंड दे हैव एलिमिनेटेड ऑल नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. तो अल्टीमेटली वो कार की असेंबली भी बहुत ही जल्दी कर देते हैं और अच्छी क्वालिटी की. एनीहाउ, लेट्स कंटिन्यू. तो रिडक्शन इन रीवर्क कॉस्ट. एक्चुअली क्या है दोस्तों, पुराना वाला रॉ मटेरियल जो होता है ना, पुराने रॉ मटेरियल पे हो सकता है, आप सोचो आपके पास पुराना मेटल पड़ा हुआ है, उस पर जंग लगा हुआ है. ताजा ताजा अभी बन के आया तो उस पर जंग नहीं है. पुराना रॉ मटेरियल तो उसके पहले जंग उतारेंगे. तो होगा क्या? रीवर्क कॉस्ट क्या होती है? रेक्टिफिकेशन कॉस्ट. कई बार क्या होता है, हम लोग माल बना देते हैं, चीज बनाते हैं और फिर कहते हैं नहीं यार ये ठीक नहीं हो, इसको रेक्टिफाई करो, इसको रीवर्क करो, इसको ठीक करो. अभी
तो हमारी रेक्टिफिकेशन या रीवर्क कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज हम फ्रेश क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे और हम अपना सेलिंग प्राइस भी ज्यादा चार्ज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम फ्रेश क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा बेटर क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट तैयार होगा, गुड क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स तैयार होगा। तो अकॉर्डिंगली दिस इज बेनिफिट्स ऑन अकाउंट ऑफ जिट परचेजेस। तो आप लोग एक काम कर रहे हैं, आप लोग लिख रहे हैं, मैं इंतजार। चलो जी, शांत हो जाओ जी, मैं भी पढ़ रहा हूँ। लाओ यार। The Panasonic Corporation manufactures wireless telephones. ठीक है जी, वायरलेस टेलीफोन्स बनाते हैं। Panasonic is deciding whether to implement JIT purchase system. वो सोच रहे हैं JIT purchase system इंट्रोड्यूस करें या ना करें, इंप्लीमेंट करें या ना करें। Which require annual tooling cost of 1,50,000. तो ऐसा कुछ खर्चा होगा इनका JIT purchases। मैं आपको JIT purchases का ना सिस्टम पूरा एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, कि वर्क कैसे करता है। IT enabled सिस्टम होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी enabled सिस्टम होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ in regard to some store like Big Bazaar or else More or else Spar, whatever else the case may be, अगर उन्होंने कंप्यूटराइज सिस्टम लगाया हुआ हो इस तरह का, ये जो सिस्टम मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसको हम लोग कहते हैं ERP सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसके बारे में आप ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट है EIS, उसके अंदर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इनके अलग अलग रैक्स हैं जहां पर इनका सामान पड़ा हुआ है। कस्टमर्स आते हैं, ट्रॉली में एज द केस में भी सामान डालते हैं, मेन काउंटर पे जाते हैं, काउंटर पे बंदा बैठा हुआ है, ये सामान यहां आता है। इसको देखो, पुराने जमाने में क्या होता था, ऐसे बिग बाजार जैसे पुराने जमाने में तो जो ये गवर्नमेंट कंट्रोल चीजें होती थी काफी हद तक, तो पुराने जमाने में होता था जिसको कहते थे लोग सुपर बाजार। और सुपर बाजार में सरकार अपने कंट्रोल प्राइसेस पे चीजें, दालें, चावल, कई सारी चीजें देती थी। और इवन राशनिंग, अभी भी राशन शॉप्स हैं, राशनिंग फिर भी कंटिन्यूड है, लेकिन सुपर बाजार जो सरकारी थे वो बंद हो गए हैं। अभी स्टिल आपको मदर डेयरी का जो है मिल्क तो चलो ठीक है, आइसक्रीम ठीक है, लेकिन अदरवाइज इवन वेजिटेबल्स वगैरह भी वहां पे मिल जाती हैं। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ओन्ड सुपर बाजार नाम के बाजार होते थे, या व्हाट यू कैन से, वहां से लोग खरीदते होते थे चीजें, कई सारी चीजें ना। हुआ क्या, लोग यहाँ पहुंचते थे, पहले सिस्टम होता था मैनुअल, हर एक चीज के आइटम का फिगर लिखा जाता था, ये चीज ये क्वांटिटी। और शाम को 2-2, 3-3 घंटे लोग बैठते थे इन्वेंट्री करने के लिए, कितना सामान पड़ा था, कितना सामान रह गया, किसी का रिऑर्डर लेवल तो नहीं आया क्या। फिर देन केम अ सिस्टम कि उन्होंने कोड्स असाइन कर दिए, कोड नंबर दिस फीड करते थे। एक बंदा बैठा होता था जिसके पास कोड लिस्ट होती थी, ये कोड लिस्ट। एंड देन आज की डेट में तो बारकोड रीडिंग सिस्टम है, दे जस्ट शो दैट पर्टिकुलर आइटम का बारकोड इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बारकोड रीडिंग मशीन, और ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में वो चीज आ जाती है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सुनो मेरी बात, ये यहां पर बारकोड रीडिंग से इनके पास कितनी क्वांटिटी इन है, इनके कंप्यूटर को पता है, इनके सिस्टम को पता है, और कितनी क्वांटिटी आज के दिन में आउट हो रही है, इनके सिस्टम को पता है। सोचो अंदर 500 यूनिट्स है, सुनना मेरी बात, सोचो अंदर 500 यूनिट्स हैं, और 500 यूनिट्स में से इनकी लेट्स से एग्जांपल, इन्होंने लेट्स से इन्होंने रीऑर्डर लेवल अपना फिक्स किया हुआ 300 यूनिट्स पे, 300 यूनिट्स पे इन्होंने फिक्स किया हुआ, और 300 यूनिट्स पे पहुंचते ही 250 यूनिट्स मंगाएंगे और अगले दिन 250 यूनिट्स इनके पास आ जाएंगे। तो अभी 500 यूनिट्स थी, आज दिन में लेट्स से एग्जांपल इनकी 200 यूनिट्स निकल गई। जैसे ही निकली वैसे ही इनका जो कंप्यूटर है, देखो यहां तो इसके हाथ में कुछ नहीं है, इस बंदे के हाथ में, इनका ये सभी के सिस्टम्स जो हैं, सभी जो बंदे हैं उनके सिस्टम्स एक मेन कंप्यूटर से, एक मेन सर्वर से कनेक्टेड है, जहां की प्री फीडेड रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी है। जैसे ही रीऑर्डर लेवल पहुंचेगा, इन्हें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली यहां से इनके कंप्यूटर से इनके सप्लायर के कंप्यूटर को ऑर्डर प्लेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहां से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और प्री डिफाइंड उनके भी कंप्यूटर सिस्टम में ये मेंशन किया हुआ है कि इतनी ऑर्डर क्वांटिटी हम आपसे मंगवाया करेंगे, 1 दिन 2 दिन जैसा भी है के अंदर। तो यहां से सीधा यहां पे इनको जैसे ही पहुंचेगा, अब इनको डेली मैनुअल इंटरवेंशन खत्म हो गई,
रीडर लेवल पे पहुंचेगा तो स्टोर कीपर को बताना पड़ेगा ना, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो जब मैनुअल इंटरवेंशन खत्म हो गया, सप्लायर से लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स हो गए, लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स हो गए कि भाई हम तुमसे रेगुलर बेसिस पे छोटी छोटी क्वांटिटी मंगवाएंगे और तुम्हें देनी पड़ेगी, बोलो। क्योंकि ग्लूकोज बिस्किट सिर्फ तुम ही नहीं देते हो, ब्रेड सिर्फ तुम ही नहीं देते हो, ब्रेड देखो ना रोज नहीं आती है, बहुत सारे लोग देते हैं, तो हम तुम्ही से मंगवाएंगे। तुम सोच लो, तुम अगर हमें छोटी छोटी क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए डेली मंगवाएंगे, डेली दोगे तो बोलो। तो बहुत सारे सप्लायर्स बहुत रिड्यूस करके लिमिटेड सप्लायर्स कर देते हैं, जो कि अपनी क्वालिटी चेक करके सामान भेजेंगे हमें और छोटी छोटी क्वांटिटी हमें देने को तैयार होंगे। उनके साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, उनके साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। तो होता क्या है, सुनो मेरी बात, ये कह रहा है एनुअल टूलिंग कॉस्ट। ये एनुअल टूलिंग कॉस्ट कुछ ऐसी ही कॉस्ट होगी कि इनके अपने कंप्यूटर को सप्लायर के कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे होंगे ये, तो उसका टोटल खर्चा कि भाई हमारे कंप्यूटर को उनके कंप्यूटर से कनेक्ट करके फिर उसका इंटरनेट चार्जेस एक्सेट्रा जो भी है, ये 1.5 लाख रुपए का कुछ खर्चा होगा। आगे बढ़ते हैं। पैनासोनिक एस्टिमेट द एनुअल बेनिफिट्स, फॉलोइंग एनुअल बेनिफिट्स जेट परचेजेस की वजह से। नंबर 1, एवरेज इन्वेंट्री वुड डिक्लाइन बाय 7 लाख फ्रॉम 9 लाख टू 2 लाख। इंश्योरेंस स्पेस मटेरियल हैंडलिंग सेटअप कॉस्ट जो है विच करंटली इज 2 लाख वुड डिक्लाइन बाय 30%। एम्फेसिस ऑन क्वालिटी inherent to JIT systems would reduce the rework cost by 20%. Panasonic currently incurs 3,50,000 for rework. Better quality would enable Panasonic to raise the selling price 3 रुपए per unit. Panasonic 30,000 यूनिट्स बेच रही है। Panasonic की required rate of return on inventory investment 12% पर annum है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है हमें एक काम करो, प्लीज कैलकुलेट करो नेट बेनिफिट या कॉस्ट जो Panasonic कॉर्पोरेशन को होगा इंप्लीमेंटिंग JIT परचेज सिस्टम का। नाउ स्टेप बाय स्टेप, कॉस्ट तो आपको ये दिख ही रही है, दिस इज द कॉस्ट, बाकी तो सारे बेनिफिट्स हैं। तो 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट है। अब बेनिफिट्स निकालना शुरू करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इनका इन्वेंट्री इनकी कॉस्ट है या इन्वेंट्री इनका असेट है? इन्वेंट्री इज एन असेट, इन्वेंट्री तो असेट है। पहले इनके पास इन्वेंट्री ऑन एन एवरेज 9 लाख होती थी, अब इनके पास इन्वेंट्री जो है 2 लाख है। 7 लाख से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कम हो गई। पहले पुराने सिस्टम में इनके पास 9 लाख का असेट होता था, 9 लाख की इन्वेंट्री, अब इनके पास सिर्फ 2 लाख की इन्वेंट्री होगी। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं 7 लाख की इन्वेंट्री कम हो रही है? अभी 7 लाख की इनकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, और उसमें वो क्या करें, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे मेरे को 12% की रिटर्न चाहिए। अब सोचो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें पैसे फंसा रहे हैं, तो कहते हैं हमें इसका 12% चाहिए। तो अभी बात बताओ, 7 लाख की इन्वेंट्री कम हो गई, मतलब 7 लाख का पैसा इनका रिलीज हो गया। इस 7 लाख रुपए को कहीं और इन्वेस्ट करके 12% कमा सकते हैं। तो कितना कमा सकते हैं? 7 लाख का 12% कितना होता है? ये इनको बेनिफिट हो गया 84,000। इसे हम लोग कहते हैं सेविंग इन, आप इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट कह दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह दो, जो भी रिक्वायर्ड रिटर्न कह दो, ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। हमारी एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पहले 9 लाख थी, 9 लाख से अब 2 लाख हो गई, 7 लाख मेरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कम हो गई। उस 7 लाख पे मैं 12% बचा गया, जो मेरे को खर्चा होता था इंटरेस्ट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो मेरे को सेव होगा 84,000। नंबर 1 फायदा ये। नंबर 2 इंश्योरेंस। सुनो यार, पहले ये 9 लाख का सामान रखते थे तो उसको इंश्योर कराते थे, इंश्योरेंस, स्पेस, मटेरियल हैंडलिंग, सेटअप कॉस्ट, कई सारे खर्चे होते थे, खूब सारी स्पेस लगती थी, इंश्योरेंस का खर्चा होता था। अब वो जो है पहले करेंटली 2 लाख था, वुड डिक्लाइन बाय 30%, तो 2 लाख का 30% कम हो जाएगा, मतलब 60,000 रुपए कम हो जाएगा। तो एक तो ये 84,000 की बचत, दूसरा 2 लाख का 30% बचत, दैट इज से 60,000 की बचत। और देखे एम्फेसिस इनहेरेंट ऑन क्वालिटी, इनका क्वालिटी, emphasis on quality inherent in JIT systems would reduce the rework cost by 20%। इनकी rework cost भी 20% रिड्यूस हो जाएगी, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी 20% कम हो जाएगी। अभी इनकी रेक्टिफिकेशन या rework कॉस्ट कितनी है? 3,50,000। 3,50,000 का 20% कम हो जाएगी। 3,50,000 पहले rework या रेक्टिफिकेशन का करता था, अब ये ताजी रॉ मटेरियल लगाएंगे, तो उस ताजी रॉ मटेरियल के कारण इनका 3,50,000 का 20%, दैट इज से 70,000 बच जाएगा। इसका 3,50,000 का 20% रेक्टिफिकेशन कॉस्ट बच गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने ताजा रॉ मटेरियल यूज किया। इसके अलावा बेटर क्वालिटी से ये अपना सेलिंग प्राइस भी बढ़ा पाएंगे, और सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाएंगे दोस्तों? 3 रुपए पर यूनिट, और ये 30,000 यूनिट, 30,000 यूनिट बेचते हैं, तो 30,000 यूनिट इंटू 3, इनकी सेल वैल्यू कितनी बढ़ेगी? 90,000 रुपीज बढ़ेगी। तो टोटल इन्हें फायदा क्या हुआ? जोड़ो, 84,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000, तो 3,04,000 का टोटल ग्रॉस बेनिफिट है। इसमें से इनकी एनुअल टूलिंग कॉस्ट 1,50,000 माइनस करो,
तो ये इनका नेट बेनिफिट, जो उसने नेट बेनिफिट या कॉस्ट पूछा था, 1,54,000 आ गया, एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। बट एक बार मैं क्विकली लिखवाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा। नंबर एक, वो मुझसे नेट बेनिफिट पूछ रहा है जेट परचेजेस की वजह से। एक तो हमें एनुअल टूलिंग कॉस्ट, ये खर्चा है 1.5 लाख रुपए का। इसके अलावा इनकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पहले 9 लाख की थी, अब वो 2 लाख की होगी। 7 लाख की इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बचेगी, निकलेगी, वो मेरा असेट कम होगा। उस असेट पे जो मेरी उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट होती थी या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती थी, रेट होता था मेरा 12%, तो 12% ऑफ मेरा 7 लाख रुपए बचा, दैट इज से 84,000 ये बचा। दूसरा, मेरी इंश्योरेंस स्पेस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पहले ज्यादा होती थी, 2 लाख होती थी, अब उसका 30% कम हो जाएगा, मीन 60,000 ये बचेगा। फिर इसके अलावा जिट परचेजेस की वजह से रीवर्क या रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, भाई पुराना रॉ मटेरियल पे रीवर्क या रेक्टिफिकेशन का खर्चा ज्यादा होता था, उस पे 2 लाख का खर्चा, 3,50,000 का खर्चा होता था, 3,50,000 का 20% खर्चा, दैट इज 70,000 ये कम हो जाएगा। और बेटर क्वालिटी होगी क्योंकि ताजा रॉ मटेरियल यूज करेंगे, इसके कारण हमारा सेलिंग प्राइस जो है 3 रुपए पर यूनिट, 30,000 यूनिट हम बेचते हैं, ये बढ़ेगा तो 90,000 रुपीज का ये भी फायदा होगा। टोटल 3,04,000 का फायदा, 1,50,000 का नुकसान। आप लोग लिख के कर रहे हैं इस सवाल को मेरे साथ, जिन्हें समझ में आ गया